परसवाड़ा बालाघाट जिले की अहम विधानसभा सीट है। मध्य प्रदेश के सुदूर में स्थित ये विधानसभा महाराष्ट्र की सीमा से लगती है। लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में फैली ये सामान्य विधानसभा सीट है। यहाँ आदिवासी, पवार, लोधी, मरार, कुनबी और अन्य जातियों के लोग निवास करते हैं। प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर इस क्षेत्र की जहां कान्हा नेशनल पार्क से निकटता है, तो वहीं इसके कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी हैं। नमस्कार, मैं हूं निशांत बिसेन। 23 की तकरार, बनेगी किसकी सरकार? इस खास इलेक्शन एपिसोड में हम आ पहुंचे हैं बालाघाट जिले की सुदूर विधानसभा परसवाड़ा। परसवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और मध्य प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों वाली है। परसवाड़ा का अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। इस वक्त महाकौशल के इकलौते मंत्री रामकिशोर कावरे यहाँ से विधायक हैं। परसवाड़ा की अपनी तासीर है और यहाँ की राजनीतिक विलक्षणता इसे अनूठा भी बनाती है। तो आइए चलते हैं। आज के इस सफ़र में हम देखेंगे परसवाड़ा के मुद्दों को, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से 1 साल पहले परस जगह पर मैं खड़ा हूँ। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, बेहद शांत ये जगह है। आदिवासियों की ये एक तरीके से स्थली है और ये दुरिंदा गांव है। शेरवी ग्राम पंचायत का ये गांव है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं। जब यहाँ से मैं गुजर रहा था तो सोचा कि इन लोगों से बात की जाए और ये बातचीत के लिए तैयार भी हो गए हैं। किस तरीके का आप लोगों का जीवन है, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या आप लोग बिल्कुल खुश हैं सब तरीके से? खुश हैं जी, खुश नहीं है, खुश नहीं है। दाना पानी में भी राम नहीं है, न कुछ काम भी नहीं है हमारे यहाँ। शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है? शासन का योजना का लाभ वो निराशि से मिलती है। 600 रुपये मिलते हैं। हाँ, 600 मिलती है। बिल्डिंग वर्क में काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं। कहाँ जाते हैं उसके लिए? वो कर्रा कोना जाते हैं, इधर आजू बाजू चरेगांव जैसे। ठीक है। आपको पता है आपका विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा है, यहाँ से विधायक कौन है, इस तरीके से आपकी जानकारी है? वो तो पता है जी। पता है। हाँ। तो आपकी क्या अपेक्षा है, सरकार से क्या अपेक्षा है? क्या अपेक्षा रहेगी, बस अपने गांव में रोजगार अगर मिल जाए तो अच्छी बात रहे, क्योंकि बाहर ना जाना पड़े हमको गांव छोड़ के। अच्छा, गांव की तरफ ही काम धंधा मिल जाए तो अच्छा। गांव में किसी तरीके का रोजगार नहीं है? नहीं है जी, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ दुरंदा में। आप युवा हैं, आप क्या करते हैं? हम खेती का काम धंधा करते हैं जी। क्या है, फसल क्या है इस बार? धान का फसल है। अच्छी है फसल? अच्छी है। धान की फसल ठीक है। तो आपको ऐसी कोई आप उम्मीद करते हैं कि आपकी खेती किसानी के लिए या आपके लिए, आपकी भलाई के लिए सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए? कुछ होना चाहिए ना जी, काम धंधा मिलना चाहिए। काम हमको बेरोजगार को रोजगारी काम मिलना चाहिए। काम धंधा को जो नहीं है तो हमको बाहर जाना पड़ता है 1-2 महीने के लिए खाली पीली समय में। हालांकि रामवती नाम की इस बच्ची का कभी स्कूल का मुंह ना देखना हमारे समाज को आईना भी दिखाता है। आप इन ग्रामीण इलाकों की स्थितियों का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ये एक बच्ची है जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल की है। इसका नाम रामवती है। इसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जबकि ये नौनिहाल हमारे देश का भविष्य है, लेकिन इन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। इसे लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। कितना बड़ा सवालिया निशान है ये हमारे भविष्य पर। ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही इस गांव में स्कूल नहीं है। और एक और चीज़ आप समझिए, ये जो परिवार है, ये इस बच्ची की दादी हैं। ये बालाघाट से आ रही हैं और आप इनकी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से अपने गांव तक ये जाने वाली हैं। ये पैदल कर रहे हैं, अपने सिर पर एक गठरी रखते हैं, सामान बेचने जाते हैं, पैदल आते हैं। पूरा जीवन इनका इसी तरह से बीता है। इन बुनियादी ज़रूरतों की ओर अगर हम देख पाएँ तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना दुरूह जीवन इन लोग जी रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रामवती जैसे बच्चियां स्कूलों का मुंह देखें और ये भी अपनी भी तकदीर संवारे, हमारे समाज की भी तकदीर संवारे और हम एक बेहतर कल की ओर बढ़ सकें। बहुत भावशून्य सा ये चेहरा है। मेरे सवालों का जवाब इस बच्ची के पास नहीं है, क्योंकि ये बच्ची शायद मेरे सवालों को समझ भी नहीं पा रही है। लेकिन ये बहुत चिंतनीय, बहुत विडंबना से भरा हुआ है कि हम ऐसे बच्चों का भविष्य नहीं गढ़ पा रहे हैं। इन इलाकों की स्थिति बारिश में बेहद खराब हो जाती है।
यहाँ के आदिवासियों ने ये भी बताया कि अपने विधायक से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। साथ ही कुछ युवाओं ने खुलकर अपनी राजनीतिक राय भी जाहिर की। मूलभूत सुविधाएं बहुत कम कोसों दूर हैं। सरकार से हम ये निवेदन चाहते हैं कि हमारे आदिवासी गांव पे मूलभूत सुविधाएं, जैसे हमारे यहाँ पानी है, जंगल गांव है, हमारे यहाँ रोड नहीं है, लाइट टाइम से नहीं आती है। ये खास करके हमारे यहाँ खेती किसानी करने वालों के लिए ट्रांसफार्मर लग जाए तो खेती के अच्छे से कर लें। साल भर बाद विधानसभा के फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इसको लेकर अभी से जनता कोई मन बनाने की तैयारी में है? हमारी जनता भी मन चाह रहा है कि हमारी कांग्रेस सरकार को लाना चाहती हैं। हमारे वर्तमान विधायक, पूरा भूतपूर्व विधायक को एक बार हमारी जनता सहयोग करना चाहती है। हमारा यही है। दुरेंदा के बाद इसी से लगे सूर्या गांव में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के आगे लगी चौपाल में युवाओं, महिलाओं और किसानों ने बताया कि उनकी शासन से क्या अपेक्षाएं हैं। परसवाड़ा आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है और इस वक्त मैं जिस शेरवी पंचायत में हूँ, यहाँ पर बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के सामने मैं मौजूद हूँ और यहीं पर ग्रामीण भी आ पहुँचे हैं। ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे। हम देखेंगे कि सुदूर गांव में जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, बहुत दुर्गम ये जगह है, यहाँ पर लोगों की क्या समस्याएँ हैं, वो कितने जागरूक हैं, वो चीज़ों को कितना समझते हैं, उनसे बारीकी से हम बातचीत करेंगे। आपका नाम बताएँ? अनिल भगत। अनिल जी, आपके गांव की क्या समस्या है? समस्या तो पानी की भी है जी, रोजगार की भी है, यानी बहुत चीज़ों की व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ पे। आपने बहुत लंबा समय देखा है, सब चीज़ों को आप देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। सरकार से आपकी क्या अपेक्षा रहती है? सरकार से तो वही ये पेंशन दे रहा है, नहीं तो बाकी कोई काम तो नहीं है। आपके गांव में स्कूल, पानी, बिजली, इन सब की क्या स्थिति है? और बिजली तो है और पानी के समय से नल यहाँ से पानी ले जाते हैं। रोजगार की सारा व्यवस्था तो नहीं है सर। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन वही सर, ग्रेजुएट होने के बाद भी आजकल बालाघाट में तक की 3000 से 4000 तक की कोई रोजगार नहीं है। हमारे गांव में भी ना पंचायत में कोई काम खुल रहा है, ना ही आस पड़ोस में। बालाघाट के जितने भी क्षेत्र, मतलब आसपास की जितने भी एरिया हैं 40 से 50 किलोमीटर तक, वो गोंदिया के उस तरफ ही नागपुर में थोड़ा रोजगार है, वो भी मतलब बिल्डिंग वाला वर्क है। उसके अलावा ऐसा पढ़ाई लिखाई में कोई वर्क नहीं है हमारे लिए, ग्रेजुएट है उसके बाद भी। बारिश के समय, बरसात के मौसम में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? कीचड़ हो जाता है सर रोडों में। रोड नहीं बनी है स्कूल तक, कच्ची रोड है, जा नहीं पाते बच्चे। ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है कि आपके गांव में होने ही चाहिए? सर हमारे यहाँ तो स्कूल होनी चाहिए अब 8वीं तक। अम्मा, आपकी क्या समस्या है? कुछ नहीं, वो तलाई खुला था जी, तो वहाँ मट्टी फेंके हैं 15-15 दिन, तो 15 दिन का हमको पेमेंट नहीं मिला है। जा रहे हैं उसको पूछ रहे हैं तो नहीं, खाता में डाल दे, हम जाके चेक कराते हैं तो नहीं डाला है। तो हम 15 दिन तक क्या खा के मट्टी फेंके हैं जी। ये मेरे साथ मोहित है। मोहित, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9वीं में। आज स्कूल नहीं गए? नहीं। क्यों नहीं गए? साइकिल का चैन टूट गया। अच्छा। मोहित के अगर आप दांतों पे गौर फरमाएं, आप दांत दिखाइए अपने। ये दांत यहाँ के पानी की वजह से ख़राब हुए हैं। ये अकेले मोहित की ये समस्या नहीं है, मोहित के साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इस गांव के जिन लोगों के दांतों में खराबी आई है। तो ये पानी में बढ़े फ्लोराइड की वजह से है या और कोई कारण की वजह से है, लेकिन इस वक्त इस तरफ भी प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये ग्रामीणों की बहुत एक ऐसी समस्या है जो उनके नौनिहालों की खूबसूरती को ख़राब कर रही है, उनकी सेहत को ख़राब कर रही है। शेरवी ग्राम में, और ये शेरवी में आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ के ग्रामीण लोग मौजूद हुए हैं। और इस वक्त आपके गांव की क्या स्थिति है, और अगर हम बात करें इस परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो आप किस तरीके से सारी चीज़ों को देखते हैं? यहाँ समस्या की बात तो एक बड़ी ऐसी है, जो आज जिन लोगों को मकान दिया गया, अब सरकार जिस समय मकान का मेजरमेंट बना करके जो 1,30,000 रुपये जो किया, उसमें मकान नहीं बन रहा है, लोहा नहीं आ रहा है, सीमेंट नहीं आ रही है। अब लोगों ने मकान बना के खड़े छत वैसे के वैसे पड़े हुए, तो रहें कहाँ? यहाँ तक कि उन्होंने अपने जेवर बेच डाले, कईयों ने मकान गिरवी रख डाले, लेकिन अभी मकानों के छत नहीं हुए हैं कईयों के। भाई सरकार ने पहले जैसे की, तो आज जितना महंगाई बढ़ी, इस महंगाई के उससे अगर उन्हें पुनः अगर पैसा बढ़ा के दिए होते तो उनके मकान बनते।
आज कईयों के मकान नहीं बने हुए हैं, अब वो क्या मकान तोड़ करके हैं, आज वो मकान में कैसे रहना होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आदर्श जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, एक विधायक से आपकी क्या अपेक्षा होती है? देखिए सर, बात तो यह है कि एक विधायक के पास में खजाना नहीं होता है, ये तो सरकार के पास होता है। विधायक लोग तो ऐसा है कि हमारे यहाँ के चैंपियन जाकर के वहाँ अपनी बात रखते हैं, प्रस्ताव होता है तब जाके कभी आता है। लोगों से बातचीत के बाद इस वक्त मेरे साथ हैं बालाघाट जिले के कांग्रेस नेता मधु भगत, जो कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बालाघाट संसदीय क्षेत्र से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव भी लड़ा है। भगत जी, मेरा सवाल आपसे होगा, आप यहाँ से विधायक रहे हैं, आपका एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव रहा है। चुनाव से एक साल पहले आप किस तरीके से सारी चीज़ों को देखते हैं, जनता के मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं, और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपका क्या नज़रिया है? निश्चित तौर पे मैंने 2013 से 18 में इस परसवाड़ा विधानसभा का नेतृत्व किया है, और जितनी प्राथमिकताएं थी, जो सोच लेकर के मैंने परसवाड़ा विधानसभा में काम करने की कोशिश की, उस पर मैं संभवतः मान के चलता हूँ एक विपक्ष के नाते हमने भरपूर काम करने की कोशिश की और जन समर्थन हमें बहुत अच्छा मिला। सबसे मेरी प्राथमिकता हमेशा से जो पहली रही है कि एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर मैंने विशेष ध्यान देने की कोशिश की। तो उसके चलते मैंने कॉलेज जो नहीं था, जहाँ 40 किलोमीटर बच्चे पढ़ने जाते नहीं थे, तो 9वीं 10वीं 12वीं के बाद उनका मन शिक्षा से अलग हट जाता था। तो हमने लगातार क्वेश्चन के माध्यम से लामटा में महाविद्यालय खुलवाया 2017 में। तो निश्चित तौर पे ये शिक्षा के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, हमने जो पुल, पुलिया, रोड, सड़कें, ग्रामीण, इनके ऊपर विशेष तौर पे हमने कार्य करवाया, जिसका निर्माण ये समझ लीजिए कि आपके समक्ष जब कभी आप जाएंगे तो नवीन पुलियाँ यहाँ कुछ भी नहीं है। जो पुरानी थी, जो टूट गई थी अवैध खनन के चलते, बड़ी बड़ी पुलियाँ टूट गई थी, उनको हमने जो था पूरा नवीन निर्माण कराया, जिसके अंदर बहुत अच्छा सुविधा और संपन्नता हमारे क्षेत्र के ग्रामीण जनों को मिली। माना जा रहा है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, एक बार फिर आप कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होंगे, तो किन मुद्दों के सहारे आप एक बार फिर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं? वर्तमान में जो परिदृश्य है मध्य प्रदेश का, वो किसी से छुपा नहीं और न ही आपके कैमरे से बचा है, न आपकी सोच में भी कमज़ोर है। वर्तमान मुद्दा परसवाड़ा वरन नहीं मध्य प्रदेश का और इस देश का है। जिस प्रकार की इस देश के अंदर अराजकता, जिस प्रकार नफरत का माहौल इस देश के अंदर है, निश्चित तौर पे ये जो 7-8 साल में जो बीज बोया गया धर्म जातियों का, इसका नुकसान भारत को हो रहा है। वर्तमान मंत्री पे अब मैं आता हूँ, तो वर्तमान मंत्री ये बता दें कि उपलब्धि उनकी सबसे बड़ी क्या है। अगर उपलब्धि वो मानते हैं कि बांध, पुलिया, सड़क, तो नवीन निर्माण जो वो नहीं कर रहे हैं, नवीन निर्माण नहीं, ये पुनर्निर्माण है। आपने देखा होगा बालाघाट से लेकर के पादरीगंज तक की सड़क बनी, 6 महीने नहीं हुए बने हुए, उस पर थिगड़ों के लाइन लगी, कतार लगी। वहीं मौजूदा विधायक रामकिशोर कावरे मानते हैं कि उन्होंने परसवाड़ा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तक हमने परसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, जाना वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, आदिवासी क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इसके साथ ही विकास भी अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। परसवाड़ा के विधायक और इस वक्त मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रामकिशोर कावरे हमारे साथ हैं। कावरे जी, आप दूसरी बार विधायक बने हैं और इस वक्त ये खुशकिस्मती है इस क्षेत्र की कि आप मंत्री भी हैं। इन 4 सालों में आपकी ऐसी कौन सी उपलब्धियां रही जिससे परसवाड़ा के विकास को रफ्तार मिली है? सबसे पहले मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने परसवाड़ा विधानसभा के बहुत महत्वपूर्ण योजना वो है 7 नाली जलाशय।
जो 42 साल से अधूरी पड़ी हुई थी। 42 साल से फॉरेस्ट के क्लियरेंस नहीं होने के कारण, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया और 7 नारी जलाशय को पहली बार स्वीकृति मिली और 10 करोड़ रुपए देके 7 करोड़ रुपए फॉरेस्ट का जो मुआवजा था उसको दिया और 3 करोड़ रुपए में हमारा काम प्रारंभ हुआ। लगभग 5 ग्राम पंचायतों के किसानों को उसका लाभ मिलेगा, वो सबसे पहली मेरी बड़ी प्राथमिकता थी। एक हमारा लामता एरिया में 146 करोड़ रुपए के जल संसाधन विभाग के, चूँकि मैं मंत्री भी हूँ, 55 ग्राम पंचायत के किसानों को, हमारे 12,000 किसानों को लाभ मिलेगा। सीधे खेत तक के पानी हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पेस्टाइज योजना से 146 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। ये हमारे विकास की दूसरी कड़ी। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में आपसे बात करूं, उस शिक्षा के बारे में बात करूं तो मैं लामता परिक्षेत्र में महाविद्यालय के लिए बिल्डिंग 8 करोड़ रुपया, ऐसे स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, चाहे वो हमारा पीएससी हो, चाहे हमारा सीएससी हो, चाहे हमारे हाई स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी। आप कितने आश्वस्त हैं 2023 को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की योजना, देश के प्रधानमंत्री जी के वो योजना जो आज तक के इतिहास में कभी किसी सरकार ने नहीं की। आज देखिए, आप गांव में जाके देखिए, प्रधानमंत्री आवास, देश के प्रधानमंत्री जी की योजना। आज गांव में जाके देखिए, जल जीवन मिशन, घर तक के पानी। आज आप गांव में जाके देखिए, हर घर शौचालय। ये जो गांव में मूल आवश्यकता थी, उन आवश्यकता की पूर्ति मेरे भारत सरकार और मेरे प्रदेश सरकार ने किया है। चुनाव की दृष्टि से हमने काम किया है, विकास को लेकर हम जाएंगे और मैं 100% आश्वस्त हूँ कि मैंने जनता की सेवा, जनता के बीच में रह के उनके सुख में, उनके दुख में, उनके जो आवश्यकता थी, उन आवश्यकता को मैं, चाहे भारत सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार से, मैंने लाने का काम किया, लोगों को राहत दिलवाने का काम किया हूँ। जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मेरे साथ में है, जनता मेरे साथ में खड़े हैं। परसवाड़ा के राजनीतिक इतिहास पर अगर गौर फरमाएं तो 1985 से 2003 तक कंकर मुंजारे यहाँ से विधायक रहे। कंकर मुंजारे मध्य प्रदेश के प्रखर राजनीतिज्ञों में शुमार रहे हैं। हालांकि 2003 में चौंकाते हुए एक युवा आदिवासी नेता दरबो सिंह उइके ने उन्हें पटखनी दे दी और इसके साथ ही एक तरीके से कंकर मुंजारे राजनीति की मुख्य धारा से या चुनावी राजनीति से दूर होते चले गए। 2008 में एक और नए नेता का उदय हुआ, रामकिशोर कावरे, जो कि बीजेपी से विधायक बने। 2013 में कांग्रेस के मधु भगत विजयी हुए। 2018 में एक बार फिर रामकिशोर कावरे ने वापसी की और फिलहाल वो शिवराज सरकार में। परसवाड़ा विधानसभा के रजे गांव में इस वक्त हम हैं। यहाँ पर हम अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही है, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तो जिस एक दुकान में हम रुके हैं, यहाँ हलवाई मौजूद हैं। आप बताएंगे इस क्षेत्र में को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या होना चाहिए और कितना हो पाया है? काम तो वैसे अच्छा हुआ है। अपने यहाँ पे जो अभी नए सरपंच आए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बस सर तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का, अभी गाड़ियाँ भी चालू है कचरा वचरा के लिए, तो अभी उतना तो बढ़िया ही है। अभी आप राजनीतिक तौर पर कितने जागरूक हैं? आप क्या वोट देते हैं? वोट तो देते हैं सर। देते हैं। विधायक कौन है अभी यहाँ से? रामकिशोर कावरे। कैसा रहा आपके विधायक का कार्यकाल, कैसा है? कार्यकाल तो अभी ठीक है सर जी। और प्रदेश के बारे में आप कितना समझते हैं राजनीति को? अगर प्रदेश की बात करें, कमलनाथ जी या शिवराज सिंह चौहान जी, क्या जानते हैं आप? शिवराज सिंह चौहान तो ठीक है सर, और हमारे लिए कमलनाथ भी ठीक है, क्योंकि हमको क्या है, अपन तो रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं। अपने कारोबार की उन्नति के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से या शासन से कि आपको किस तरीके की मदद मिलनी चाहिए? मदद तो लोन वगैरह देंगे तो ले लेंगे, लेकिन अभी वो अपने को कुछ भी नहीं मालूम है उसका। किस तरीके का कारोबार है आपका? गांव के हिसाब से मीडियम कारोबार, मतलब गांव जी। लोगों की अगर हम क्रय शक्ति की बात करें तो क्या लोग ठीक ठाक तरीके से चीज़ों को कर पाते हैं? जी, गांव में खेती किसानों पे खेती पे निर्भर है। अभी जैसे खेती उतनी मतलब पानी की वजह से बर्बाद हो गई है, तो क्या हम लोग किसानों पर निर्भर है टोटल। खेती अच्छी नहीं हुई है तो धंधों पे असर पड़ता है, धंधे बिल्कुल नरम है।
कोरोना के 2 साल बहुत ख़राब स्थिति रही थी, बिजनेस की भी रही थी, लोगों की भी रही थी। क्या अब उससे आप लोग उबर पाए हैं? थोड़ा थोड़ा निकल रहे, पूरी तरीके से नहीं उबर पाए हैं। अपने जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिज्ञों से, सरकारों से कोई अपेक्षा रहती है आपकी? अपेक्षा तो रहती सर जी, जैसे भी बाढ़ ने खेती बर्बाद कर दी है तो वही है, फसल बीमा जो आ रहा है से मतलब यदि किसान खुश तो हम दुकान वाले खुश। हितेश, इस क्षेत्र में रोजगार की क्या स्थिति है इस वक्त? चूंकि यहाँ पर उद्योग धंधे उस तरीके से रफ्तार नहीं पकड़ पाए हैं, तो यहाँ के जो श्रमिक हैं, यहाँ का जो लेबर है, वो इस वक्त कहाँ जाता है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब पहले हम जो देखे आज से 10 साल पीछे जाते, इस क्षेत्र के लोग यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ रोज़गार पाने आते थे, यहाँ चहल पहल थी और रोज़गार के बड़े सारे साधन थे। आज यहाँ सब कंपनियाँ बंद होने से रोज़गार एकाएक ठप होकर यहाँ का जो युवा वर्ग है पूरी की तरह बेरोजगार होकर अपने घर में पड़ा हुआ है। मजबूरी में वो महानगर जैसे चेन्नई है, साउथ में छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र जाता है और रोजी रोटी की तलाश में भटकते भी रहता। नहीं तो एक ऐसा समय था कि अन्य भारत देश के अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ आते थे। हम सरकार से मांग करते कि आप इन्वेस्टमेंट बुलवा रहे, बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित करवा रहे, उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है, सब्सिडी देने की बात की जा रही है, तो वहीं वरन हमारे बड़ी बड़ी कारखाने अभी स्थापित हैं, यहाँ मशीनें भी है। अगर इनको शुरू कराने के कुछ प्रयास सरकार करती है, जिसकी मांग हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ बहुत बार कर चुके शासन प्रशासन से, तो यहाँ बड़े रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ ग्राम पंचायत में जुटे लोगों ने राजनीतिक और अन्य विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में कुछ लोग यहां पर जुटे हैं जिनसे हम राजनीतिक तौर पर चर्चाएं करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि उनके जनप्रतिनिधि कैसे हैं, सरकार उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी कसौटी पर कितनी खरी साबित हो रही है। सबसे पहले आप बताएं, किस तरीके से विगत 4 साल का ये कार्यकाल रहा है? इन जो कार्यकालों में सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे हम अभी तुरंत की अगर हम बातें कर ले तो जिस तरीके से सरकार ने सभी जगह पे 38 योजनाओं के बारे में जन सेवा का एक अभियान चलाया था, उसमें सरकार ने ये देखा कि हमारी जो योजना है शासन के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। जैसे संबल योजना, मृत्यु पश्चात 5,000 रुपये मिलता है। खुद कई गाँव में 2-2 लाख रुपये जिन लोगों को जो 60 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है, संबल योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये मिला है। एक कल्याणी योजना है जो परित्यक्ता महिला या विधवा महिला है जो दोबारा विवाह करती है तो शासन की तरफ से उनकी 2 लाख रुपए विवाह सहायता में दिया जाता है। ऐसी सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। इस समय जो तोड़फोड़ मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर। यहां से मध्य प्रदेश की शुरुआत होती है, या यूं कहें कि यहां से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र भी शुरू होता है। अपने 2 दिन के इस सफ़र में हमने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाने की कोशिश की, कस्बों में जाने की कोशिश की और अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलकर ये जानने की कोशिश की कि उनका परसवाड़ा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि उनके जनप्रतिनिधि किस तरीके से उनकी उम्मीदों पर खरे साबित हो रहे हैं। साथ ही हमने उनकी समस्याओं का रुख करना भी मुनासिब समझा। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, परसवाड़ा, बालाघाट।